जय हिंद, भारत माता की जय। मैं रजत सिंह शेखावत सत्यादि शर्मा क्लासेस इंदौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान सीरीज का थर्ड लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। जिन्होंने पहले के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं वो पहले के 2 लेक्चर देखें ताकि आपको तीसरा लेक्चर बीच में से आधा अधूरा न लगे। जो विद्यार्थी लगातार बने हुए हैं वो इस लेक्चर को यहीं से देखना प्रारंभ करें। इस लेक्चर में मैंने 3 ट्रिक का प्रयोग किया है। आप सभी के लिए ट्रिक बनाई है, मैं आपको पहले ही बता दूं ताकि आप वीडियो को स्किप ना करें। मैं इसमें आपको पूरे 52 जिले याद करवा दूंगा कि कौन से संभाग में कौन सा जिला आता है। 10 संभाग में 52 जिले, कौन कौन से संभाग में कौन से जिले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि वीडियो के अंत में मैं बताने वाला हूं कि प्रदेश के कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, कितने संभागों से गुजरती है। बेशक आपको पता होगा, लेकिन मैं इसी ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि आने वाले सालों साल तक आपको कभी भी याद रहेगा, चाहे आप पढ़ो या ना पढ़ो। तो शुरुआत करते हैं हम। देखिए दोस्त, 10 संभाग हमारे प्रदेश में हैं और 52 जिले प्रदेश में हैं। उससे पहले एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सभी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ऐसा मैं चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की क्लास, उसके बीच में एक क्लास विविध अर्थात मिसलेनियस की क्लास अगर रखी जाए तो कैसा रहेगा। मतलब अगर आज मध्य प्रदेश की क्लास है तो कल इसी समय पर विविध की, परसों फिर एमपी की, उससे अगले दिन विविध की, फिर एमपी, फिर विविध, अल्टरनेट विविध अर्थात मिसलेनियस। दोस्तों, जीएस के नाम पर विविध से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। आप अगर चाहते हैं कि विविध में क्या आता है तो मैं विस्तार से समझा दूंगा, लेकिन आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता दें आज कि क्या ऐसा आप चाहते हैं। जो भी आपका उत्तर होगा उस आधार पर मैं विविध की क्लास भी प्रारंभ कर दूंगा इसी समय पर, इसी चैनल पर। चलिए आइए, जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग में कितने जिले हैं तो सुनिएगा भाई। जबलपुर संभाग में 8 जिले आते हैं और यह प्रदेश का, सुनना, यह प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। कब से है तो सुनना, जबलपुर संभाग में 2012 में 8वें जिले के तौर पर डिंडोरी जिला शामिल किया गया। जो शहडोल संभाग है, शहडोल संभाग 2012 तक 4 जिलों के साथ था। डिंडोरी को शहडोल से पृथक करके जब जबलपुर में मिलाया गया तो जबलपुर प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल में हो गया। वहीं शहडोल से डिंडोरी हट जाने के कारण शहडोल क्षेत्रफल में प्रदेश का सबसे छोटा संभाग हो गया। याद रहेगा, प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है। इसमें 8 जिले आते हैं। अब हम इसे ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। देखिए, जब नर ने, जब मतलब कि कोई समय की बात कर रहा है, नर मतलब कि कोई व्यक्ति, जब नर ने वन से, वन मतलब जंगल से, छिंद काटे। भाई साहब, छिंद एक पेड़ होता है जिसके नाम पर छिंदवाड़ा का नाम रखा गया है। छिंद अपनी लोकल भाषा में कहें, क्षेत्रीय भाषा में तो खजूर, खजूर का जो पेड़ होता है वो छिंद होता है। तो जब नर ने, किसी व्यक्ति ने वन से छिंद काटे मतलब खजूर के पेड़ काटे, और पेड़ काटना गुनाह है, तो लोगों ने मंडल बनाकर, तो लोगों ने मंडल मतलब कि समूह बनाकर, भीड़ बनाकर घाट पर डंडे से पीटा। उदाहरण के तौर पर जब मैंने वन से छिंद काटे तो जहां मैं छिंद काट रहा था वहां के लोगों ने मंडल बनाकर, भीड़ लगाकर घाट पर, किसी नदी के घाट पर जहां से मैं लकड़ी लेकर भाग रहा था, डंडे से पीटा। मतलब जबलपुर, नर ने, नर मतलब नरसिंहपुर, वन से, ये जिनके नीचे अंडरलाइन है ना, सिर्फ वही जिले हैं। वन से, वन मतलब सिवनी, वन, सिवनी, वन से सिवनी। छिंद काटे, छिंद मतलब छिंदवाड़ा, और यही छिंदवाड़ा, नोट करते जाइएगा, मैं वापस नहीं बोलूंगा। छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। छिंद से छिंदवाड़ा, काटे से कटनी, काटे से कटनी। तो लोगों ने मंडल बनाकर, मंडल मतलब भीड़, मंडल मतलब कि मंडला बनाकर घाट पर, किसी नदी के घाट पर, और वो घाट से बनेगा जिला बालाघाट, डंडे से पीटा, डंडे मतलब डिंडोरी।
तो जबलपुर संभाग में कौन कौन से जिले आ गए? जबलपुर आ गया, नरसिंहपुर आ गया, और सिवनी आ गया, छिंदवाड़ा है, कटनी है, मंडला है, और बालाघाट है, और डिंडोरी है। हो गए 8 जिले। अब याद रखिएगा, आप एक बार में याद ना हो तो 1 से 2 बार याद करें, जरूर याद होगा। देखिए इंदौर जिला, इंदौर क्यों जाना जाता है? खासकर आप लोगों के लिए, आप व्यवसायी तो है नहीं, आप तो विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थियों के लिए जाना जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए। शिक्षा की राजधानी इंदौर। इंदौर का हमने भी कुछ ऐसे ही बनाया जो कि आपके दिमाग में बैठा रहे। आप सभी की कोचिंग क्लासेस इंदौर में हैं, और सभी के कोचिंग के कार्ड भी बनते हैं। तो हमने बनाया है इंदौर कोचिंग का आईडी कार्ड। याद रहेगा, क्योंकि इंदौर कोचिंग के नाम पर इंदौर ही आना है आपको दिमाग में लेकर। इंदौर कोचिंग का आईडी कार्ड कब जमा करवाना है? इंदौर कोचिंग का आईडी कार्ड कब जमा करवाना है? जैसे अभी क्लासेस नहीं लग रही है, तो आप अगर सोच रहे हो कि कार्ड जमा हो जाए, हमारे पास घूम जाएगा, डर है, 2-3 महीने घर पर बैठे, तो ऐसे याद रखना, इंदौर कोचिंग का आईडी कार्ड कब जमा करवाना है। बस एक ध्यान रखना, कब में, जब आप लिखते हैं ना KAB, जब आप लिखते हैं KAB, ये व्हाट्सएप वाला जो मैसेज लिखते हैं KAB, बस आपको याद रखना है, एक K बढ़ा देना है और एक B बढ़ा देना है, बस डबल KABB वाला। इंदौर कोचिंग का आईडी कार्ड कब जमा करवाना है? तो देखिएगा, आईडी कार्ड में I से तो हुआ इंदौर, D से हुआ धार, कब में K से हुआ खंडवा, K से हुआ खरगोन, A से हुआ अलीराजपुर, B से हुआ बड़वानी, और B से हुआ बुरहानपुर। जमा में ये जो J लिखा हुआ है, इस J से बनेगा झाबुआ। फिर से देखिए कितना सरल है। आप अपनी कोचिंग के बारे में याद करें और इंदौर संभाग के जिले याद करें। इंदौर कोचिंग का आईडी कार्ड कब जमा करवाना है? तो इंदौर कोचिंग का आईडी, I से इंदौर, D से धार, कब? डबल KABB, K से खंडवा, K से खरगोन, A से अलीराजपुर, B से बड़वानी, B से बुरहानपुर। जमा करवाना है J से जमा, J से झाबुआ। हो गए 8 जिले। आइए उज्जैन, उज्जैन संभाग में 7 जिले हैं। 7 जिले कौन कौन से उज्जैन संभाग में? तो देखिए, उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है, पवित्र नगरी है, धर्म की नगरी है, और ऐसा कहते हैं कि जो राजा है वहां के बाबा महाकाल है। तो उज्जैन में रात में किसी भी व्यक्ति को सजा देना गलत होता है, क्योंकि महाकाल की नगरी है, न्याय है, न्याय तो सबके सामने होगा। तो हमने इससे ट्रिक बना ली कि उज्जैन में अगर, कब की बात कर रहे हैं? उज्जैन में अगर रात में सजा देने का मन हो, अगर आपकी बात उज्जैन में है अगर आप, तो क्या कह सकते हैं? उज्जैन में अगर रात में सजा देने का मन हो तो नहीं दे। अगर आपका मन उज्जैन में रात में सजा देने का है किसी को, तो ना दे, क्योंकि बाबा महाकाल की नगरी है और ये नियम में नहीं है। ठीक है ना? तो उज्जैन में अगर रात में सजा देने का मन हो तो नहीं दे। अब जिले हो गए इससे। देखिए, उज्जैन से उज्जैन में अगर से आगरमालवा, रात में रात से रतलाम, उज्जैन आगरमालवा रतलाम, सजा शाजापुर, देने का मन से मंदसौर, हो तो नी दे, नी मतलब नीमच, दे मतलब देवास। उज्जैन आगरमालवा रतलाम शाजापुर मंदसौर नीमच देवास। उज्जैन में अगर रात में सजा देने का मन हो तो नी दे। ये 7 जिले उज्जैन में हैं। बात करते हैं सागर संभाग की। सागर संभाग में 6 जिले आते हैं मेरे भाई। 2018 में निवाड़ी गठित हुआ 1 अक्टूबर 2018। उससे पहले सागर में भी 5 जिले आते थे, अब है 6। तो देखो भाई, सागर मतलब याद रखो समुद्र होता है, सागर को हम समुद्र भी बोलते हैं। तो सागर जो है, सागर की बात करें तो दुनिया में अगर सबसे ज्यादा रहस्यमय कोई जगह है तो वो सागर है, समुद्र है, क्योंकि वो अथाह है। उसमें तो बहुत सारी चीजें आज भी ऐसी जिसका पता हम नहीं लगा पाए। तो हम यही बात करते हैं, पूरा सागर, पूरे सागर की बात करें, पूरा सागर मोहमाया है। सागर में ना जाने क्या क्या है। पूरा सागर मोहमाया का गढ़ है। पूरा सागर मोहमाया का गढ़ है। यहाँ नए नए हीरे पन्ने मिलते हैं। हाँ, जब भी सागर की खोज में निकलोगे कुछ ना कुछ नया मिलेगा, और नए नए में कीमती पन्ने, हीरे पन्ने मतलब जवाहरात भी मिल सकते हैं, सीप से मोती मिलता है। तो हमने क्या याद रखा, पूरा सागर मोहमाया का गढ़ है। पूरा से
छतरपुर, पूरा से छतरपुर, सागर से सागर, मोहमाया में मोह से दमोह, पूरा सागर मोहमाया का गढ़, गढ़ मतलब टीकमगढ़, गढ़ मतलब टीकमगढ़, पूरा सागर मोहमाया का गढ़ है। यहाँ नए नए, बताओ नए नए में सबसे नया नया जिला कौन सा बना? निवाड़ी। तो सबसे नए नए जिले के बारे में बात करें तो नए नए मतलब कि निवाड़ी, ये आपको याद रखना होगा। इससे यहाँ भी याद आ जाएगा कि सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? निवाड़ी है। और वो कौन से संभाग में आता है? सागर में। नए नए हीरे पन्ने मिलते हैं, पन्ने जो लिखा हुआ है इससे जिला बनेगा पन्ना। तो सागर, छतरपुर, सागर, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी और पन्ना, ये 6 जिले आते हैं सागर संभाग में। आगे चलते हैं भोपाल संभाग। भोपाल है भाई साहब राजधानी। राजधानी में जो होता है सीएम अर्थात मुख्यमंत्री निवास करता है, वो सभी मंत्रियों का नेता होता है। मतलब हमारा जो होता है प्रधान व्यक्ति होता है, और प्रधान जो होता है वो राजा कहलाता है। राजधानी है भोपाल। भोपाल में प्रधान व्यक्ति हमारा राजा अर्थात हमारा मुखिया भोपाल में बैठता है और वहां से दिशा निर्देश देता है। तो क्या हमने ट्रिक बनाई? भोपाल के राजा ने अर्थात सीएम ने, भोपाल के राजा ने लोगों को दिशा की अच्छी सी राय दी। भाई साहब आपको किस दिशा में जाना है, आपको क्या करना है, कैसे पढ़ाई करना है, ये मुख्यमंत्री जी ने अर्थात राज्य के प्रधान ने, राजा ने क्या किया? हमें भोपाल के राजा ने लोगों को दिशा की अच्छी सी राय दी। दिशा मतलब कि डायरेक्शन। भोपाल से भोपाल के राजा, राजा से राजगढ़, राजा से राजगढ़ ने लोगों को दिशा की, दिशा मतलब विदिशा की अच्छी सी से सीहोर, राय से रायसेन। भोपाल, राजगढ़, विदिशा, सीहोर और रायसेन, ये 5 जिले आते हैं किसमें? भोपाल संभाग में। बात करते हैं ग्वालियर संभाग। इसमें भी 5 जिले आते हैं। ग्वालियर संभाग में याद रखें हम, ग्वालियर में तो हमें इसे याद रख सकते हैं, ग्वालियर मतलब ग्वाला। ग्वाला मतलब गाय चराने वाला, जिसे हम गोपांचल भी कहा है हमने ग्वालियर को। ग्वालों ने शिव के नगर को कई गुना सजा दिया। ग्वाले जो होते हैं वो भक्त होते हैं, गौ माता के भक्त। तो हमें इसे याद रखें, ग्वालों ने शिव के नगर को कई गुना सजा दिया। सजा दिया, शिवरात्रि का त्योहार आया और जो ग्वाले होते हैं गाय को चराने वाले यदुवंशी, जो उन्होंने क्या किया कि पूरा सजा दिया। किसे? शिव के नगर को। ग्वालों ने ग्वालियर, शिव के शिवपुरी, नगर अशोकनगर, कई गुना, गुना, सजा दिया, दिया मतलब दतिया। फिर से सुनिएगा, ग्वालों से ग्वालियर, शिव से शिवपुरी, नगर से अशोकनगर, कई गुना, गुना से जिला गुना, सजा दिया, दिया से दतिया। समझ में आया मेरे भाई? अभी आपके सामने जो लिखे हुए हैं ये है 6 संभाग। बोर्ड पर जगह नहीं होने से अगला संभाग मैं अब लिखता हूं, और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और इसे जरूर याद रखें। 1 से 2 बार रिवाइज करें। ये वीडियो को बार बार अगर आप देखेंगे तो यकीनन आपको याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मैं मिटा देता हूं, इससे साफ कर देता हूं मैं। अब बात करते हैं हम प्रदेश के अगले संभाग की, और अगला संभाग आप में से जल्दी से कमेंट्स करके बताएं कि जब ग्वालियर और भोपाल 5-5 वाले हो गए तो फिर कौन सा आएगा? फिर आएगा मेरे भाई रीवा संभाग। कौन सा आएगा? रीवा संभाग, क्योंकि रीवा संभाग में जिलों की संख्या है कितनी? 4। 5-5 हो गए, 887655। अब आएगा 4333। 4 किस किस में है? तो रीवा में है। तो रीवा की ट्रिक हम क्या बनाएंगे? रीवा मतलब रेवा। रेवा मतलब मां नर्मदा का नाम है और किसी महिला का नाम हो सकता है। रेवा का सपना, रेवा का सपना सीधे सिंगरौली जाने का है। देखिए, रेवा किसी महिला का नाम है, उसका क्या सपना है? उसका एक ही सपना है, रेवा से रीवा। याद रखें आप, रेवा का सपना, रेवा से रीवा, सपना से सतना, सीधे अर्थात सीधी, सिंगरौली से तो नाम स्पष्ट है, सिंगरौली जाने का है। कोई रेवा है जिसका सपना है कि वो कहां जाए? वो सिंगरौली जाए। आप सोचोगे सर ये तो ट्रिक तो कुछ भी नहीं भाई।
जब बात रीवा संभाग की निकली है तो मैंने पहले ट्रिक में पहले ही नाम ऐसा दिया है जिससे आपको पता चले कि ये रीवा संभाग की है। जैसे मैंने उज्जैन में कहा, मैंने भोपाल में कहा भोपाल का राजा, मैंने इंदौर में कहा इंदौर की कोचिंग का आईडी कार्ड। तो इंदौर की अगर इतना भी याद रहेगा तो समझ में आएगा कि इंदौर की ट्रिक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो रेवा का सपना है सीधे सिंगरौली जाने का। रेवा रीवा जिला, सपना सतना जिला, सीधे सीधी जिला, सिंगरौली सिंगरौली जिला। तो रीवा संभाग में आते हैं कितने जिले? 4 जिले। बात करते हैं शहडोल संभाग की, तो याद रखिएगा शहडोल संभाग में आते हैं 3 जिले। और ध्यान से सुने और नोट कर ले, शहडोल प्रदेश का क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे छोटा जिला है। शहडोल संभाग, सॉरी जिला नहीं संभाग है, शहडोल संभाग क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दोनों ही तरह से प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है। लेकिन मेरे प्रिय मित्र, अगर पूछे 2011 के अनुसार प्रदेश का सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से 2011 शब्द जुड़ जाए तो शहडोल उत्तर नहीं होगा, फिर चंबल होगा। याद करो मेरे 5 मिनट पहले की बात, 2011 तक गणना में शहडोल में 4 जिले थे तो चंबल छोटा था। 2012 में डिंडोरी पृथक हुआ, इस कारण से 2011 की गणना में चंबल, जो चंबल संभाग है वो क्षेत्रफल में छोटा है, जबकि शहडोल संभाग वर्तमान में छोटा है। 2011 में चंबल और वर्तमान में शहडोल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है और जनसंख्या की दृष्टि से भी शहडोल सबसे छोटा संभाग है। अब मेरी बात सुनो, जब शहडोल छोटा हो गया, छोटा होना मतलब कम होना, तो इस शहडोल की उम्र जो है ना वो थोड़ी कम हो गई। कम हो गई मतलब हमेशा कह सकते हैं शहडोल की उम्र अब पूरी हो गई। शहडोल की उम्र अब पूरी होगी, क्योंकि भाई साहब देखना, अगर ये ट्रिक याद रखना है तो ऐसे याद रखना, शहडोल बेचारा 2 बार तो विभाजित हो गया। शहडोल से उमरिया भी अलग हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो शहडोल जब 2 बार विभाजित हुआ तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि शहडोल की उम्र अब पूरी हो गई। अब उम्र अब पूरी हो गई, इसका मतलब क्या है? शहडोल से शहडोल, उम्र से उमरिया, अब पूरी से अनूपपुर। देखो कितना सरल है। शहडोल की उम्र अब पूरी हो गई क्योंकि छोटा हो गया ना, जो छोटा हो जाता है उसकी उम्र कम हो जाती है। शहडोल से शहडोल, उम्र से उमरिया, अब पूरी से अनूपपुर। ठीक है, अगला संभाग है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम संभाग कौन सा संभाग है? नर्मदापुरम संभाग। और जिलों की संख्या है नर्मदापुरम में भी कितनी है? 3। ठीक है, देखो ध्यान से सोचो, नर्मदापुरम, नर्मदापुरम संभाग में याद रखना, नर्मदापुरम नाम से कोई जिला नहीं है। नर्मदापुरम संभाग का मुख्यालय होशंगाबाद है। 2 ऐसे संभाग हैं जिनके नाम से जिले नहीं हैं, उनके मुख्यालय याद रखिएगा। पहला है नर्मदापुरम संभाग, 2008 में नाम बदला गया था, बना था यह संभाग 1980 में। और नर्मदापुरम संभाग में जो 3 जिले हैं उसे आप ऐसे याद रखना, नर्मदापुरम, नर्मदा नदी, लोग नर्मदा नदी में नहाने जाते हैं। जैसे मान के चलो आप हम नहाने चाह रहे हैं, तो क्या हुआ, नर्मदा में नहाने में बड़े मजे आ रहे हैं, ठीक है, और नर्मदा में कोई व्यक्ति नहाते समय पर बहुत लेट आया तो हम उससे क्या हो गए, गुस्सा हो गए, और हम उससे क्या कहेंगे, अबे तुम हर बार बाद में आते हो। क्या कह सकते हैं हम? देखो मजे अगर आ रहे हैं, सब भीड़ लगी है, फ्रेंड्स एक साथ है, अबे तुम हर बार बाद में आते हो, अबे तुम हर बार बाद में आते हो। नहाने में मजे आ रहे थे, कोई लेट आया तो हम चिढ़ गए, उस पर गुस्सा हो गए, अबे तुम हर बार बाद में आते हो। यहां से जिलों की संख्या हो गई, देखना, अबे तुम, आ हटा दो, बेतुम बैतुल, आ हटा दो, अबे तुम में से बेतुम बैतुल। हर बार, हर से हरदा, हर से हरदा, बाद में आते हो होशंगाबाद, बाद में, बाद मतलब होशंगाबाद, आते हो से हो, बाद से बाद, होशंगाबाद। तो नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? स्वयं होशंगाबाद आता है, और हरदा आता है, और बैतुल आता है। याद रखिएगा सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर बैतुल में है, ठीक है। और इसमें 3 जिले आते हैं, और नर्मदापुरम संभाग का मुख्यालय कौन सा है? होशंगाबाद। अंतिम संभाग बचा कौन सा? चंबल संभाग। और चंबल संभाग में भी जिले की संख्या कितनी है? चंबल संभाग में भी जिलों की संख्या है 3। अब देखो
जब हमने सारे जिले पढ़ लिए, हमने 49 जिले पढ़ लिए, तो जो भी 3 जिले बचे होंगे, क्या उन 3 जिलों के बारे में आप श्योर नहीं हो? ये ट्रिक है। क्या आप उन 3 जिलों के बारे में श्योर नहीं हो? हाँ, मैं श्योर हूं। किस बात को लेकर? कि 49 जिले तो पढ़ लिए। हाँ, मैं श्योर हूं कि भिंड और मुरैना चंबल में आते हैं। हाँ, मैं श्योर हूं कि भिंड और मुरैना चंबल में आते हैं, क्योंकि 49 तो पढ़ लिए। हाँ, मैं श्योर हूं मतलब कि श्योपुर, और भिंड और मुरैना तो एज इट इज लिखे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो भिंड, मुरैना और श्योपुर ये चंबल संभाग में आने वाले 3 जिले हैं। पर मेरे दोस्त, चंबल संभाग, चंबल नाम से कोई जिला नहीं है। मुरैना जिला चंबल संभाग का मुख्यालय है, याद रहेगा। और होशंगाबाद जिला नर्मदापुरम संभाग का मुख्यालय है। ये रही बहुत ही बढ़िया ट्रिक आप लोगों के लिए कि कौन से संभाग में कौन सा जिला आता है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी और चलिए, अभी तो आगे और ट्रिक है, फिर से वीडियो देख लेना। आपके पास तो ये वीडियो सेव हो गया है, अब आपके पास रहेगा। आप जितनी बार देखोगे उतना आपका फायदा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम और ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश में और क्या पढ़ने लायक चीजें हैं। तो ये मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन का अंतिम लेक्चर है। इसके बाद हम जिलेवार अध्ययन करेंगे। तो देखो भाई, मध्य प्रदेश का गठन हुआ। मध्य प्रदेश जब बना तो वर्तमान की स्थिति में मध्य प्रदेश को देखें तो 2011 की जो जनगणना है, याद रखिएगा 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली अनियमित जनगणना हुई थी। फिर 1881 में रिपन के शासनकाल में पहली नियमित जनगणना प्रारंभ हुई और प्रदेश की भी जनगणना तभी से प्रारंभ हो गई थी। वर्तमान में जो 21वीं सदी की पहली जनगणना हुई है वो है 2011 की, वर्ष 2011 की जनगणना, 15वीं जनगणना। उसके आंकड़े के आधार पर हम जनसंख्या, क्षेत्रफल और उसी के आधार पर हम जनसंख्या का घनत्व ये देखेंगे। तो देखिए, बहुत साधारण से प्रश्न है। मध्य प्रदेश का वर्तमान में क्षेत्रफल क्या है, एरिया क्या है? याद रखिएगा 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कुछ बच्चे इसे ऐसा भी याद रखते हैं 30, 82, 52। अगर आपको 248 अगर किसी किताब में मिल रहा है तो वो गलत है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच नर्मदा की किराल घाटी को लेकर हुए विवाद के कारण 48 था। वो विवाद के कारण उसके समस्या का समाधान हो चुका है। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर जितना मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 9.38%, 9.38% पूरे हिंदुस्तान के क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश है। तो एरिया क्या है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। याद रहेगा 2000 में छत्तीसगढ़ के विभाजन से पहले प्रदेश देश का सबसे बड़ा जिला राज्य था। क्षेत्रफल की दृष्टि से लगभग 30% हिस्सा छत्तीसगढ़ को चला गया। पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो जनसंख्या है 7,26,26,809। समझ में आ रहा है? 7,26,26,809 809। और ये पूरे भारत की जनसंख्या का 6% है। मध्य प्रदेश का तो 100% है, ये भारत की जनसंख्या का 6% है। ये 2011 की जनगणना के आधार पर है और वही मान्य होता है। ठीक है, अब यह 2 प्रश्न मैं आपको बता दूं। प्रदेश की स्थिति जनसंख्या के आधार पर देश में कौन सा स्थान रखती है? तो सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा। मध्य प्रदेश जनसंख्या के आधार पर वर्तमान में 5वां बड़ा राज्य है। 5वां बड़ा राज्य है वर्तमान में, किंतु 2011 की जनगणना के आधार पर 6ठे नंबर पर बड़ा राज्य था। उसका एक कारण है। 2011 में हम 6ठे नंबर पर इसलिए थे क्योंकि उस समय पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक थे। जब 2014 में आंध्र प्रदेश तेलंगाना का विभाजन हुआ तब जनसंख्या बढ़ गई, जिसके कारण मध्य प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा हो गई। तो 2011 की जनगणना का पूछे तो प्रदेश का स्थान जनसंख्या में 6ठा और वर्तमान में है 5वां स्थान।
अब याद रखिएगा 2017 के ही एसआई पेपर में पूछा गया है जिसमें 2011 की जनगणना शब्द नहीं जोड़ा है, तो उत्तर उसका 5वां माना है। उसका कारण है क्योंकि उसने नहीं पूछा है कि 2011 के अनुसार। ठीक है, घनत्व की बात करते हैं 236, 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर प्रदेश में निवास करते हैं। मतलब क्या है, अगर आप यहां पर खड़े हैं, ये बिंदु है, और अगर 1 किलोमीटर आपके उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में और दक्षिण में इतनी समान दूरी नाप ली जाए और इसे एक गोल घेरे में कैद कर दिया जाए तो ये हो गया एक वर्ग। और ये वर्ग की दूरी आप जहां खड़े हैं वहां से बराबर है। 1 किलोमीटर दाएं बाएं आगे पीछे सभी चारों दिशाओं में 1-1 किलोमीटर है। इसी को कहते हैं वर्ग किलोमीटर। तो प्रदेश में औसतन 1 वर्ग किलोमीटर में 236 व्यक्ति रहते हैं। ये यहाँ की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर औसत निकाला गया है। इसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व। समझ में आ रहा है? यदि 7,26,26,809 प्रदेश की जनसंख्या है 2011 के अनुसार, तो याद रखिएगा 2001 में जो जनगणना हुई थी वो 2001 की जनगणना और फिर हुई थी 2011 की जनगणना। इसको कहते हैं दशकीय, अर्थात 10 वर्ष। क्या कहते हैं इसे? 10 वर्ष। हमेशा याद रखिएगा प्रदेश में 10 की वृद्धि दर, जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर, मतलब कि 10 साल में जनसंख्या कितनी बढ़ी। तो जो 2011 की जनसंख्या की गणना है वो पिछले जनगणना अर्थात 2001 की जनगणना के आधार पर बढ़ के हो गई है 20.35%। अर्थात 2001 से लेकर 2011 तक प्रदेश में 20.35% जनसंख्या वृद्धि हुई है। ये जनसंख्या वृद्धि दर है, 10 साल के 10 की वृद्धि दर है। अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश में। सबसे बढ़िया चीज याद रखिएगा हाईकोर्ट के बारे में। हाईकोर्ट के बारे में आपको कुछ ऐसे तथ्य बताता हूं जो आपको आज से पहले नहीं पता था। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट 2 जनवरी 1936 2 जनवरी 1936 को बनाया गया और इसका मुख्यालय था नागपुर। अर्थात यूं कह सकते हैं कि प्रदेश के निर्माण से पहले इसकी प्राचीन राजधानी भी नागपुर थी और न्यायिक राजधानी अर्थात न्यायालय भी नागपुर में था। तो 2 जनवरी 1936 को मध्य भारत को एक हाईकोर्ट दिया गया और नागपुर जो था, नागपुर में यह हाईकोर्ट था। लेकिन भाई साहब जब नागपुर में हाईकोर्ट बना था तब उसका जो मुख्य न्यायाधीश बना था वो एक अंग्रेज था जिसका नाम था गिलबर्ट स्टोन। क्या नाम था? गिलबर्ट स्टोन। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्रता से पूर्व जब नागपुर में हाईकोर्ट था तब उसका पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो गिलबर्ट स्टोन नागपुर में बने हाईकोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश बना। जब 1 नवंबर 1956 को प्रदेश का हाईकोर्ट जबलपुर में आया तब 1 नवंबर 1956 से, कब से? 1 नवंबर 1956 से प्रदेश का हाईकोर्ट जबलपुर में है। कहां पर है? जबलपुर में है। और जबलपुर में हाईकोर्ट है तो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए एम हिदायतुल्ला। कौन बनाए गए? एम हिदायतुल्ला। याद रखिएगा एम हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नागपुर में जब हाईकोर्ट था तो गिलबर्ट स्टोन पहले न्यायाधीश थे। एम हिदायतुल्ला के बारे में एक तथ्य विशेष तौर पर याद रखें, यह व्यक्ति एमपी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तो था, साथ ही साथ ये देश के 11वें मुख्य न्यायाधीश थे, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश रह चुके हैं। और एम हिदायतुल्ला ही वो नाम है जिसे कहते हैं पहला मुस्लिम न्यायाधीश, पहला मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला। प्रदेश का पहला मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला, देश के सुप्रीम कोर्ट का 11वां मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला। याद रहेगा। अब यहां से एक प्रश्न आप और याद रखें कि जबलपुर में हाईकोर्ट का मुख्यालय तो है पर आपको सबको रटा हुआ है सर, खंडपीठ है इसकी 2, एक है इंदौर में एक है ग्वालियर में। ठीक है,
पर यह खंडपीठ कब बनी? अगर 1956 में जबलपुर में हाईकोर्ट बना तो बताओ इंदौर और ग्वालियर में खंडपीठ है, पर यह कब बने? तो ये आपको याद रखना होगा तारीख। ये प्रश्न जब आएगा तब समझ में आएगा। 28 नवंबर। अब ये तारीख याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर सन जो है ईयर याद रहना चाहिए। अब हम कैसे याद रखें? तो देखो ध्यान से सुनो, इतना बड़ा राज्य, एक हाई कोर्ट, सभी मामले अगर जबलपुर में जाने लगे तो इनकी तो 12 बज जाएगी। ये शब्द ध्यान से सुनना, ट्रिक है इसमें। 1956 में हाई कोर्ट बनाया गया और इतने मामले, इतना बड़ा राज्य कि जबलपुर में बहुत सारे केस आने लगे, तो न्यायाधीशों की तो 12 बज गई। 12 बज गई मतलब कि टेंशन हो गया, भार बढ़ गया। तो 12 बज गई तो उस टेंशन से छुटकारा पाने के लिए, ताकि उनकी 12 ना बजे, 56 में 12 साल जोड़ दो। ये ट्रिक है कि उनकी 12 बज गई क्योंकि उनके ऊपर लोड बढ़ गया, तो 56 में 12 जोड़ दो, 56 में 12 ऐड करेंगे तो हो जाता है 1968। बस ये आ गया ईयर। हाईकोर्ट के 2 खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में है, ये सबको पता है, पर ये कब से है ये नहीं पता है। तो याद रखिएगा 28 नवंबर 1968, 28 नवंबर 1968 क्यों बनाया गया? क्योंकि भैया एक हाई कोर्ट रहने से बड़ी 12 बज रही थी न्यायाधीशों की, तो 56 में 12 जोड़ना, जो आए वो हो जाएगा इंदौर हाई कोर्ट और ग्वालियर हाई कोर्ट का वर्ष। अब हम यहां से बात करते हैं, ये मिटा देता हूं मैं, हाई कोर्ट के बारे में हमने बात की। हाँ, वर्तमान में याद रखेंगे तो अजय कुमार मित्तल, ध्यान से सुनिएगा, अजय कुमार मित्तल साहब मध्य प्रदेश के वर्तमान में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, और ये जो हैं 25वें मुख्य न्यायाधीश है। कौन? अजय कुमार मित्तल। मैं वीडियो की एक बार लेंथ देख लेता हूं। ठीक है, देखिए अब मैंने बात कही थी कि हम बात करेंगे प्रदेश से निकलने वाली कर्क रेखा के बारे में। तो मेरी बात सुनो भाई, प्रदेश से कर्क रेखा 14 जिलों से, कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से होकर गुजरती। पर साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कितने संभाग से निकलती है। तो 14 जिले और 5 संभाग, संभाग अलग से नहीं है, उन्हीं संभागों के जिले से निकलती है। क्योंकि ये तो आसान सा प्रश्न है ना कि प्रदेश के कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, आपने कह दिया 14 से गुजरती है, सही है। पर संभाग पूछ लिया जाए तो फिर भाई 5 संभाग से गुजरती है, याद रहेगा। अब 14 जिले कौन से, 5 संभाग कौन से, तो उन्हें हम देखते हैं। 14 जिले याद करना है तो बस मेरी बात पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा और ऐसा सोचिए, ये जो कर्क रेखा है, रेखा देखना, ये ट्रिक है भाई, शुरू हो रही है, ध्यान देना। कर्क रेखा और रेखा किसी लड़की का नाम है। और रेखा जो है वो क्या है, हम प्रश्न बार बार क्या करें, कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है? गुजरना मतलब जाना, ये जा रही है, ये जा रही है, ये कर्क रेखा जा रही है। कर्क रेखा मतलब कि कोई महिला का नाम, और वो गुजर रही है। तो हमने क्या कहा, वो क्यों जा रही है? तो हमने एक ही ट्रिक बनाई कि भैया जो रेखा है ना वो बड़ी रोतली सी है। रोतली सी मतलब रोने वाली, बात बात पर उसके पति से नहीं बनती है, बिगड़ जाती है, घर वालों से दूर जाती है वो। तो हमने कहा वो रोतली सी है, तो हमने क्या कहा, RAUR मतलब कि रोर, इसको आप याद रखें, रोतली। रोतली मतलब, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं बता दूं, हमारी क्षेत्रीय भाषा में जो रोना गाना ज्यादा करते हैं उसे रोतला बोलते हैं। अरे तो बड़ा रोतला है यार, बात बात पे रो देता है। बस यहां से याद रखना, रोतली अर्थात रोरसी, रोतली सी मतलब रोने वाली, बात बात पे रोने वाली। बीवी, बीबी नहीं, बीवी, आ गया समझ में? रोतली सी बीवी यार, एक व्यक्ति अपने घर की बात बता रहा है, यार वो जो रेखा है ना वो तो बड़ी रोतली सी बीवी है। रोतली सी बीवी यार सड़क, रोतली सी बीवी यार, यहां तक आ गए हैं। रोतली सी बीवी यार सड़क से जब पहुंची USA। लो भाई सीधी सी बात हो गई।
जब कोई पहुंचता है इसका मतलब है किसी न किसी से गुजरता है। अब देखना यहाँ पर जिलों की संख्या, सीधी सी बात है, कर्क रेखा गुजर रही है, रेखा गुजर रही है मतलब कि कोई महिला गुजर रही है, और वो बड़ी रोतली सी क्यों जा रही है, इतना पूरा एमपी पार करके जाने की क्या जरूरत थी, क्यों जरूरत थी, क्योंकि वो रोतली सी है और वो गुजर रही है यहाँ से। अब देखना, आर से रतलाम, ये रतलाम, ए से आगर मालवा, ये आगर मालवा, यू से उज्जैन, ये उज्जैन, आर से राजगढ़, ये राजगढ़, सी से सीहोर, ये सीहोर, बी से भोपाल, ये भोपाल, वी से विदिशा, ये विदिशा, यार से रायसेन, राय, ये रायसेन, सड़क सा से सागर, ड़ से दमोह, क से कटनी, से का मतलब कुछ नहीं है, जब से जबलपुर, पहुंची मतलब कोई नहीं, पहुंची मतलब गुजरी, यू से उमरिया, एस से शहडोल, ए से कुछ नहीं। गिन के देखो अगर 14 जिले हुए हैं तो बताओ, 14 जिले हो चुके हैं। कौन कौन से मैं आपको एक बार क्रम बोल देता हूं, रतलाम, आगरमालवा, उज्जैन, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। ये देखिए यहाँ पर अनूपपुर नहीं, सॉरी, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 जिले हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। याद रखिएगा क्या है, रॉर्सी बीबीआर सड़क से जब पहुंची यूएसए। ठीक है, अब इसे मिटाता हूं। अब 14 जिले तो याद हो गए, पर दोस्त मेरे अभी अभी हमने बात की है कि एक भी जिला अगर आपको याद आ रहा है, ये आप चेक कर लो कि आप कितने अच्छे से पढ़ रहे थे। एक भी जिला याद आ रहा है तो आप यहां पर लिख दो, कौन सा, रतलाम अगर याद आ रहा है, उज्जैन, तो उज्जैन खुद एक संभाग है, तो एक तो हो गई, उज्जैन संभाग से निकलती है। याद रखना, उज्जैन संभाग में मंगलनाथ मंदिर के ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है, केंद्र बिंदु है मंगलनाथ मंदिर पे। याद रखिएगा, जो सूर्य चमकता है ना, जिससे हम मार्तंड कहते हैं, सूर्य का पर्यायवाची, अर्थात वो जो बिल्कुल लंबवत पूरे चोटी के ऊपर जो चमकता है वो मार्तंड कहलाता है। और वो पृथ्वी पर एकमात्र स्थान है जहां 12 बजे का सूर्य सबसे ज्यादा रोशनी देता है, वो है मंगलनाथ मंदिर उज्जैन, केंद्र बिंदु। याद रखिएगा, उज्जैन के बाद में आ जाओ आप भोपाल, भोपाल संभाग, भोपाल के बाद में आप आ जाएं सागर संभाग, सागर संभाग, सागर के बाद में आ जाएं आप जबलपुर, जबलपुर संभाग, और फिर जबलपुर के बाद में है शहडोल, शहडोल संभाग। गिनो भाई, 14 जिले और 5 संभाग, कौन कौन से, उज्जैन, भोपाल, सागर, जबलपुर और शहडोल। तो ये 5 संभाग हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। वो 14 जिले थे जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। पर एक सवाल, जल्दी से जल्दी जिसका कमेंट्स आएगा मैं उसे बधाई जरूर दूंगा कमेंट्स के माध्यम से। 5 संभाग में से कौन सा ऐसा संभाग है, जल्दी जिसका कमेंट्स आएगा, कौन सा ऐसा संभाग है जिसके सभी जिले से कर्क रेखा गुजरती है। 5 सेकंड है आपके पास। 5 संभागों में से कौन सा संभाग है जिसके सभी जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। ये प्रश्न जब आ जाएगा तो फिर मजे बन जाएंगे, सबको नहीं आता है। हो गया समय आपका भाई साहब। भोपाल संभाग, भोपाल संभाग है जिसके सभी जिलों से कर्क रेखा। याद करो भोपाल के बारे में क्या कहा था, भोपाल का राजा लोगों को नई दिशा की अच्छी सी राय देता है। भोपाल, राजगढ़, सीहोर और विदिशा और रायसेन। देखो, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन। तो किसी किताब में लिखा हो या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। तो भोपाल, उज्जैन, सागर, जबलपुर, शहडोल 5 संभाग से 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। भोपाल एकमात्र ऐसा संभाग है जिसके सभी जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। याद रखिएगा। अब हम इस लेक्चर के बाद क्या पढ़ेंगे तो वो याद रखिएगा और कमेंट्स करना ना भूलें। क्या आप विविध की क्लास चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उनके आधार पर ही हम शुरुआत कर पाएंगे। और अब आप लोगों के लिए मैं एक ट्रिक लेकर आने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। आज तक अगर आपको याद नहीं हुआ है कि मध्य प्रदेश के मेले कौन से कहां पर लगते हैं, तो मेरी गारंटी है अगले लेक्चर में आपको मध्य प्रदेश के सारे मेले मैं याद करवाऊंगा।
तो आप बने रहिएगा, अगले लेक्चर का इंतजार कीजिएगा और मैं आपको दूंगा मध्य प्रदेश के मेले ट्रिक के माध्यम से। जो नहीं पढ़ना चाहता वो अगर मोबाइल साइड में रख के भी सुन लेगा तो भी उसे मेले याद हो जाएंगे। इस विश्वास के साथ अगले लेक्चर में मिलते हैं हम। आपके कमेंट्स के आधार पर अगली क्लास को डिसाइड करेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय।